जय हिंद योद्धाज, दिस इज तेजस सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। सो आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट। सो आज के लेक्चर में होने वाला है कवर हाइट्स एंड डिस्टेंस। नाम में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। सो किसी ना किसी चीज की हाइट होगी, बराबर है, किसी ना किसी चीज से डिस्टेंस होगा। सो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको हाइट निकालनी है, कुछ क्वेश्चंस होंगे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो इस झमेले को अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हस्ती को मैं लेके आ रहा हूं जो आप में से काफी लोगों को पता होगी, एंड दैट हस्ती इज मिस्टर श्री जेठालाल, है ना। सो जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं उनको शायद ये पता होगा। सो ये जेठालाल जी है, ठीक है। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, सिंपल सी बात है। सो ये बिल्डिंग है जेठालाल की, है ना, और जेठालाल खुद के बालकनी में खड़ा है। एक्चुअली जेठालाल ने देखना तो उधर चाहिए, लेकिन जेठालाल देख कहीं और रहे भाई, है ना, और गुस्से में भी दिख रहे। चलो देखते कहीं कहां देख रहे, तो कहीं तो नीचे देख रहे। नीचे कौन है भाई? अरे ये तो भिड़े जी है, चलेगा। सो जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़ा बहुत देखते हैं उनको ये पता चल गया होगा। बताने की कोशिश क्या कर रहा हो वो समझ जाओ, चलेगा। और भिड़े जी ने एक्चुअली यहां देखना चाहिए। अब सब लोग ध्यान देंगे, चलेगा। जेठालाल एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो अगर वो वहां पे खड़े हैं तो उनका हॉरिजॉन्टल विजन वहां पे होना चाहिए। उन्हें देखना कहां चाहिए? हॉरिजॉन्टली, आगे देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो देख नीचे रहे हैं, बराबर है, राइट। वैसे ही भिड़े नीचे खड़ा है ना। अब मैं खड़ा है इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर, राइट। अदरवाइज भिड़े जी खड़े हैं नीचे, उन्होंने स्ट्रेट देखना चाहिए आगे, बराबर है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ऑफ जेठालाल, लाइन ऑफ साइट ऑफ जेठालाल। तुम्हें जी लगाना है, जी भी लगा लो भाई, है ना। आपस से बोल देंगे यार क्या टीचर है, रिस्पेक्ट भी नहीं करता, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो लाइन ऑफ साइट ऑफ जेठालाल जी, है ना, जो स्ट्रेट होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो तुमने लाइन ऑफ साइट नीचे कर दी। ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट ऊपर कर दी, चलेगा। तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब जेठालाल जी के लिए क्या हो गया, उन्होंने नीचे देखा, राइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट भिड़े जी की कौन सी है? ये वाली ऑफ साइट फॉर भिड़े, ठीक है। तो भिड़े जी की स्ट्रेट है लाइन ऑफ साइट, दो इसकी स्ट्रेट है लाइन ऑफ साइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये दोनों देख क्या रहे हैं? अब तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन ये नीचे देख रहे हो उनकी तरफ और ये ऊपर देख रहे हो उनकी तरफ, तो ये इन दोनों की लाइन ऑफ साइट होगी। क्या होगी भाई? लाइन ऑफ साइट। इतना समझ लो, कुछ भी नहीं, समझ में आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ, क्या बताने की कोशिश करो। अब मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट में कुछ ना कुछ एंगल है या नहीं है? कुछ ना कुछ एंगल है या नहीं? वैसे ही भिड़े के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट में कुछ ना कुछ एंगल है या नहीं है? राइट। सो अगर तुम स्ट्रेट देख रहे हो और तुम्हारी लाइन ऑफ साइट नीचे चली गई, मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गई, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे अगर देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन वही अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और कोई ऊपर खड़ा है तो मैंने ऊपर देख लिया, ठीक है। सो अब ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब जैसे भिड़े की अगर बात करें, राइट, भिड़े जी की अगर बात करें तो उनके स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट तो ये आएगी, बराबर है। बट देख वो ऊपर रहे तो उनके लिए एंगल ऊपर हो गया। तो जब भी एंगल ऊपर होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इस कंसेप्ट पे ही पूरा चैप्टर है। एक था लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अगर नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। वही अगर ऊपर देखोगे तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो फिक्स होगा यही। सर नीचे देखिए, नीचे देख लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल एंगल है। सर ऊपर देखिए, ऊपर देख लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट्स ऑल। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो, राइट। सो सर इसका फायदा क्या होता है, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से ये अपना लास्ट सिनेरियो ही है। लास्ट सिनेरियो, यहाँ पे जेठालाल जी खड़े थे, वहां पे भिड़े खड़ा था। अब बात क्या है पता है, अब जिस बिल्डिंग पे लेट्स से जेठालाल खड़ा है उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी या नहीं होगी भाई, उसको मैं हाइट बोल देता हूं, हाइट एच। जो बिल्डिंग पे जेठालाल खड़ा है उसकी हाइट कुछ ना कुछ होगा नहीं होगी, तो उसको मैं एच बोल देता हूं। चलो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं बोल देता हूं भाई, ये लेट्स से 30 डिग्री है। क्या है भाई? 30 डिग्री, बराबर है भाई, ये 30 डिग्री है और ये हाइट एच है।
अगर हमें ये निकालना है, समझ लो कि हमें इस बिल्डिंग का हाइट पता है, हमें इस बिल्डिंग का हाइट पता है जो कि मैं लिखा हुआ ऑलरेडी h, और मुझे एंगल भी पता है, और मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा? तो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए भाई। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता जल्दी से जल्दी वीडियो बंद करो, पिछले वीडियो देखो, या फिर कहीं और जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। इस पॉइंट को लेट्स से मैं a बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं b बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं c बोल रहा हूँ। तो भाई बात ये है ना, लेट्स से बिल्डिंग का हाइट है h और एंगल उसने बना दिया 30 डिग्री। तो अगर कोई पूछा ना कि ये बिल्डिंग में और भिड़े में या ये पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, कैसे निकालोगे? तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या रेशियो है वो? जिसमें अपोजिट अपन एडजेसेंट आता है, जो कि tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan 30 लगा दूं, एवरीवन पे योर अटेंशन, अगर मैं यहाँ पे tan 30 लगा दूं, tan 30, tan यहाँ पे tan लगा दूं, तो tan क्या बोलता है? अपोजिट साइड जो कि है h अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि है bc, राइट? अब tan 30 का वैल्यू तुम्हें पता है, हाइट तुम्हें पता है, bc निकल जाएगा। ठीक है, सो विद द सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो डरो मत, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेते जाऊंगा आपको आइडिया आती जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल स्ट्रेट अवे। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। अ टावर इज 100√3 मीटर्स हाई। एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है? 100√3 मीटर। चलेगा? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप ऑफ इट्स टॉप, वो एक्चुअली ऑफ होना चाहिए था, ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। एक टावर है, उसका हाइट कितना है रे बाबा? 100√3। तो उस टावर से 100 मीटर दूर, कितने मीटर दूर? 100 मीटर दूर जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से देखो, और टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक टावर है जिसका हाइट है 100√3। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। एक पॉइंट है जो कि फुट से 100 मीटर पे है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है मतलब वो पॉइंट से किधर देख रहा होगा? ऊपर देख रहा होगा। वो पॉइंट से किधर देख रहा होगा? ऊपर देख रहा होगा। देखो, वो पॉइंट से ऊपर देख रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा। अब जब भी मुझे ऐसे कुछ दिखता है ना, मैं एक ही चीज दिमाग में लाता हूं भाई, एंगल के लिए क्या क्या दिया है? एंगल के जो अपोजिट में है वो दिया है, और एंगल के लिए जो एडजेसेंट है वो दिया है। बराबर है? तो अपोजिट साइड दिया है, एडजेसेंट साइड दिया है, तो उसके लिए एक ही रेशियो है हमारे पास, विच इज tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड दे के रखा है। अपोजिट साइड कितना है भाई? 100√3। अपोजिट साइड इज 100√3। एडजेसेंट साइड कितना है भाई? एडजेसेंट साइड इज 100 कैंसिल, आंसर इज √3। सो tan थीटा √3 कब आता है मेरे भाई? tan थीटा √3 कब आता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री इज √3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया? चल, ये तो पहला क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। अरे, a bridge across the river makes an angle of 45 degree with the river bank। भाई एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, ठीक है? a bridge across the river makes an angle of 45 डिग्री। तो एक ब्रिज बना पड़ा है, लेट्स से ऐसा ब्रिज है वो, ठीक है? ये ब्रिज है और वो रिवर के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, तुम स्ट्रेट लाइन निकालो बाबा, स्ट्रेट लाइन निकालो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ये ग्रीन कलर का रिवर है और उस पे एक ब्रिज बना है कि जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रिवर के साथ। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। ये ब्रिज बना है, बराबर है? विद इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर। ये लेंथ जो है रिवर पे, जो ब्रिज है उसका लेंथ ऑलरेडी 150 मीटर देख रखा है। कितना देख रखा है? 150 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर? विड्थ ऑफ रिवर पूछा हुआ है, ये लेंथ कितना है पूछा हुआ है। इसको स्ट्रेट कंसीडर करना भाई, तुम रिवर को हमेशा स्ट्रेट कंसीडर करना, ठीक है? तो दिमाग लगाओ क्या क्या दिया है, दिमाग लगा सकते हो क्या क्या दिया है, ठीक है? सो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री, है ना? चलेगा? तो हाइपोटेनियस दिया है, देखो ना, ये ट्रायंगल को अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर दूं तो ये तो 45 डिग्री एंगल दिया है। सो अगर ये एंगल 45 डिग्री दिया है तो ये मुझे हाइपोटेनियस पता है, एंगल पता है। निकालना क्या है? एडजेसेंट साइड।
सो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज को यूज करना है, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज को यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा होता है? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो जल्द से जल्द जाके ट्रिग्नोमेट्री देखो, कुछ फायदा नहीं होगा वीडियो देख के, चलेगा? cos थीटा इज ऑलवेज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक काम करो यार, इसका अगर मैं cos ले लूंगा, 45 का cos अगर ले लूंगा तो cos 45 इज इक्वल टू 45 की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड, इसको मैं AB नाम देता हूं। क्या नाम दे रहा हूं? AB। 45 की एडजेसेंट साइड होगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो रहा है? 150। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 150, 150। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? cos 45 is 1/√2 इज इक्वल टू AB अपॉन 150, राइट? 150 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 150 अपॉन √2 इज इक्वल टू AB। समझ पा रहे हो, राइट? सो AB को ऐसी आंसर रखा तो भी चलेगा, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 150 को 75 इंटू 2 भी लिख सकते हो अपॉन ये √2 इज इक्वल टू AB। तो ऊपर 2 है, नीचे √2 है, तो ये हमेशा कैसे कैंसिल होता है? √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो आंसर वुड बी 75√2। कितनों को समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करो, वापस से देखो, लेकिन समझना जरूर है बेटा, बिना समझे आगे जाए तो फायदा ही नहीं है कुछ। चलो, राइट? क्वेश्चन देखो कितना मस्त मजेदार है, मस्त मगन क्वेश्चन एकदम, ठीक है? एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टॉवर। समझ पा रहे हो? एक टावर है, एक टावर है, उस टावर से कितना दूर है भाई? 28.5 मीटर पे। टावर से 28.5 मीटर पे एक लोंडा खड़ा है, ठीक है? लेट्स से टावर है और 28.5 मीटर पे एक बंदा खड़ा है। उसका हाइट कितना दिया है? 1.5 मीटर टॉल, तो इसका हाइट भी 1.5 मीटर है, चलेगा? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। एक टावर है, ये टावर है भाई, चलेगा? उससे 28.5 मीटर पे, 28.5 मीटर पे एक टावर है, उससे 28.5 मीटर पे एक बंदा खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हर आइज, सॉरी हर है भाई, हर, ठीक है? मतलब लड़की है, चलेगा? मतलब इनके आंखों से अगर टॉप ऑफ टावर को देखा जाए, ठीक है? सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनता है रे? हॉरिजॉन्टल के साथ। एंगल ऑफ एलिवेशन जो सीधा देखोगे ना उसके साथ जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो पहले तो इनका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हमें निकालना पड़ेगा भाई, मेरा ड्राइंग बहुत खराब होता है, ठीक है? इसलिए मुझे हमेशा इस टाइप के टॉपिक से डर लगता है ना? बट इमेजिन करो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, चलेगा? सो दीदी ने ऊपर देख लिया टावर के टॉप की तरफ, तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? 45 डिग्री। कितना बन रहा है भाई? 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? हाइट ऑफ टावर पूछा है, पूरा हाइट ऑफ टावर पूछा है, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लगा यार, ये 28.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर, क्योंकि दीदी के सामने ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो, सेम ही है, 28.5 तो ये भी 28.5, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना को समझा रहे? ये 45 डिग्री है, ये 90 है और ये 45 हो जाएगा फिर अपने आप, चलेगा? अब ये भी 45, ये भी 45, तो अगर दोनों एंगल सेम हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी सेम होगी। तो ये साइड अगर 28.5 है तो ये भी साइड कितना हो जाएगा? 28.5। लेकिन ये साइड सिर्फ यहां तक ही है, बराबर है, सिर्फ यहां तक है 28.5। लेकिन डरने की बात नहीं, ये भी तो डिस्टेंस हमें पता है 1.5, देखो ये भी तो डिस्टेंस है 1.5, फिर 28.5 और ये 1.5 कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 30 मीटर्स, राइट? सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? द आंसर इज 30 मीटर्स। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। चलेगा? चलो देखो, थोड़ा मस्त क्वेश्चन लग रहा है। What's the question? A tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. झाड़ है ना, ग्रीन कलर में निकालेंगे भाई। एक झाड़ था, ठीक है? लेट्स से झाड़ है, चलेगा भाई? वो हवा से टूट गया, वो हवा से टूट गया। झाड़ टोटल 12 मीटर था, वो हवा से टूट गया। अब क्या हो रहा है? लेट्स से वो झाड़ यहां से टूट गया, ठीक है? अब जो टूट के है ना, वो झाड़ ग्राउंड पर टच हो गया। ये मेरा ग्राउंड है। कहते गाड़ी पुरानो, एक झाड़ था,
बहुत बड़ा वाला, ठीक है, एक झाड़ था वो हवा से टूट गया। अब अगर वो झाड़ हवा से टूट गया तो वो नीचे आके ग्राउंड पर टच हो गया, समझ में आया, राइट। इमेजिन करो कि पहले झाड़ इतना बड़ा था, अब यहां से टूट गया वो, तो अब यहां से टूट के ऐसे गिर गया नीचे और ग्राउंड पे टच हो गया, और ग्राउंड पे टच करने के बाद उसने एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री। एंगल कितना बनाया भाई, 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। मतलब एक पूरा 12 मीटर का झाड़ था। कितने मीटर का झाड़ था भाई, 12 मीटर। पूरा झाड़ 12 मीटर का था, वो कहीं तो बीच में टूट गया, और जैसे वो टूटा नीचे जाके गिर गया, ठीक है, नीचे जाके गिर गया और उसने ग्राउंड पे टच कर दिया यहाँ पे। अब जहां पे टच किया ना, एंगल 60 डिग्री बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे कि नीचे से कितने हाइट पे टूटा हुआ है, तो ये निकालना है। तो भाई ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, लेकिन मुझे एक बात पता है, ना मुझे ये हाइट पता है ना मुझे ये हाइट पता है, लेकिन मुझे एक बात पता है, ये प्लस ये मतलब पूरा झाड़, क्योंकि झाड़ पूरा बड़ा था ना, ऐसे वो बीच में से टूट गया, लेकिन पहले झाड़ ऐसे पूरा ऊपर था, अब वो बीच में से टूट गया तो नीचे आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस या लेंथ झाड़ का तो सेम ही रहेगा ना, बीच में से टूट गया वो, लेकिन पूरा झाड़ तो यही है, ये हाइटेड झाड़ और ये गिरा हुआ झाड़, ठीक है, तो पूरा झाड़ तो यही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको x ले लूं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा भाई, 12 माइनस एक्स। कितनों को समझा, क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, बराबर है या नहीं है, क्यों, टोटल डिस्टेंस है 12, इसमें का अगर इसको x बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। और निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 12 माइनस एक्स है। ऐसे कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, ऐसे कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें अपोजिट साइड आता है, हाइपोटेनियस आता है, अपोजिट साइड आता है, हाइपोटेनियस आता है। बताओ, ऐसा एक ही होता है साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, तो अगर मैं साइन 60 डिग्री लूं तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, अपोजिट विच इज x अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 12 माइनस एक्स। साइन 60 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, बताओ जरा, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री ऑलवेज √3/2, राइट, इज इक्वल टू x अपॉन 12 माइनस एक्स। अब कुछ टेंशन नहीं है भाई, ये ऊपर भेज दो, ये भी ऊपर भेज दो, सो क्या हो जाएगा, 12 इंटू √3, 12√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। अब ये माइनस √3x है, उधर जाके क्या होगा, प्लस √3x। सो इधर क्या बचने वाला है, ऊपर लिख रहा हूं, इधर क्या बचने वाला है, 12√3, ये माइनस √3x उधर जाके प्लस √3x हो जाएगा, तो इधर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 2x, और ये माइनस था उधर आके प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूं, 12√3 को ऐसे ही रखूंगा, इज इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, इधर से और इधर से दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा है, इधर बचा 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये 2 प्लस √3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे आएगा यहाँ पे तो डिवीजन में हो जाएगा, सो इट विल बी 12√3 अपॉन 2 प्लस √3 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। कितनों को समझा, ये हो गया मेरा x का वैल्यू, 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। तुमको और इसको सॉल्व करना है, तुम ऐसे ही कर सकते हो, देखो x की वैल्यू क्या आया है, 12√3 अपॉन 2 प्लस √3, तो एक काम करो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्या है सर, 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, इसका फायदा क्या होगा देख लो, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर हर बंदे को हर बंदे से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। सो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 3, और ऊपर क्या आएगा, 12√3 इंटू 2 24√3 माइनस 12√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, एंड 12 3 कितना आ जाएगा, 36, राइट। सो इट विल बी 24√3 माइनस 36, ये हो गया मेरा x का वैल्यू। सो ये भी वैल्यू हो सकता है, ये भी वैल्यू हो सकता है, डरने की बात नहीं है, जिनको समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया पीछे जाओ। सही में इतना कैपेबिलिटी है ना आप लोगों का, मेंटल कैपेबिलिटी इतना है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, ब्रोकन ट्री लिख दो अगर क्वेश्चन सही में समझ में आया तो, नहीं तो जानबूझ के बाकी लोग लिख रहे हैं इसलिए आप भी लिख रहे हो। अगर आपको लगता है आपका मेंटल कैपेबिलिटी इतना है कि आपको समझ में आया क्वेश्चन, तो ब्रोकन ट्री क्वेश्चन के सामने ऐसे टिक मार्क लगा देना,
होता है ना स्माइली टाइप का कुछ तो। सो ब्रोकन ट्री टिक मार्क, मतलब समझ में आएगा तुम्हें ब्रोकन ट्री का क्वेश्चन समझ में आया है। मैं जानबूझ के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन तो तुम्हारे 10th में भी थे या फिर अभी तुम्हारे टीचर्स ने भी लिए होंगे, चलेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, एक हिल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometers stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the dune. Find the height of the 2 consecutive kilometers stones. Find the height of the hill. एक हिल है, वहां से 2 स्टोन्स नीचे लिखे गए, एक स्टोन दगड़, एक पत्थर यहां पे, एक पत्थर यहां पे है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दिया हुआ है। कुछ भी डरो मत, काहीच घाबरायचं नाही रे, है कि नहीं। ये क्या है बाबा, एक टेकड़ी है, टेकड़ी हिल, एक हिल है, राइट। अब यहां से जब नीचे देखेगा ना तो 2 पत्थर रखे हुए, एक पत्थर यहां पे, एक पत्थर यहां पे। सो पहला पत्थर है ना भाई, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है भाई 30 डिग्री, मतलब नीचे देख रहा है वो। और जो दूर वाला पत्थर होगा ऑब्वियसली वो क्या रखा है 45 डिग्री, ठीक है। और बोल के रखा है कि दो कॉन्सेक्यूटिव 2 consecutive meters stones ड्यू ईस्ट, ईस्ट में देखा जा रहा है, और 2 स्टोन्स के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। कुछ तो वर्ड आगे पीछे है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कुछ तो 2 पत्थरों के बीच में का डिस्टेंस कितना है भाई 2 किलोमीटर, मतलब ये पहला पत्थर या दूसरा पत्थर, इसके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का। समझ में आया, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का। और पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ हिल, ये निकालना है, हाइट ऑफ हिल मतलब ये पूरा निकालना है, चलेगा, हाइट ऑफ हिल निकालना है। कुछ डरो मत भाई, डरो मत, थोड़ा पे अटेंशन। कैसे करोगे बाबा, लेट्स से ये मेरा पत्थर ए है, ये मेरा पत्थर बी है, ये मेरा पॉइंट ओ है, ये मेरा पॉइंट सी है। तो भाई ए भी तो पता है 2, ओ ए पता नहीं है, तो ओ ए में एक्स ले लेता हूं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये 45 डिग्री है, चलेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना समझा, बराबर है ना। पूरा ट्रायंगल ओ सी बी में ये पूरा एंगल 45 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये अपने आप 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री में ये जितना हाइट होगा, ये जितना साइज होगा, वही साइज कितना होगा, तो ये साइज कितना है x+2, ये भी साइज कितना होगा x+2। लिखू कितना होगा भाई x+2। समझ में आया क्या, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। वापस से एक बार समझा रहा हूं आपको, मस्त डायग्राम निकाल के। अब जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं वापस से डायग्राम निकाल रहा हूं, ओके। जिनको समझ में आया वो तो बेस्ट ही है। क्वेश्चन क्या है, एक हिल लेके रखा है, हिल, टेकड़ी। उस हिल से जब मैं 2 पत्थरों को देखता हूं ना, एक पत्थर यहां पे ए, एक पत्थर यहां पे है, तो पहले पत्थर को जब देखता हूं तो एंगल कुछ कम बनता है, लेट्स से वो बन गया 30 डिग्री। लेकिन जब मैं दूसरे पत्थर को देखता हूं ना तो एंगल थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन ये वाला, इस एंगल का नाम है लेट्स से 45 डिग्री। कितना है भाई 45 डिग्री, ठीक है। ये पत्थर का नाम है ए, ये पत्थर बी पे है, इसको ओ बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, है कि नहीं। अब देखो सब लोग, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ये ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये तो लैंड ही है ना, तो ज्वाइन कर दिया। तो भाई मुझे बात बताओ, ओ सी बी में ये पूरा एंगल कितना देकर रखा है 45 डिग्री, पूरा एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये अगर 45 डिग्री है, ये मेरा 90 है, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो ना। ये अंदर का लाइन भूल जाओ, जो बंदे लाइन को भूल जाएंगे ना तो उनको समझ में आएगा ये बाहर वाला ट्रायंगल। जो लाइन ये अंदर वाला लाइन को भूल जाएंगे, जो बंदे ये अंदर वाला लाइन को भूल जाएंगे, उनको बाहर वाला ट्रायंगल दिखेगा। देखो तो बाहर वाले ट्रायंगल में ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये अपने आप 45 हो गया। और 45 का मतलब क्या होता है भाई, ये भी 45 एंगल है, ये भी 45 एंगल है, मतलब इसकी अपोजिट साइड और इसकी अपोजिट साइड सेम होंगी। ये ओ सी बी को है ना, उधर मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, देखो ये मेरा ओ है, ये मेरा सी है, ये मेरा बी है, ये भी 45 है, और ये भी एंगल कितना है भाई 45 है। तो अपने आप ये साइड और ये साइड सेम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम है, तो अपोजिट साइड भी सेम है, ठीक है। नाउ पे योर अटेंशन एवरीवन। ए और बी में का डिस्टेंस देके रखा है 2, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं भाई, तो इसको मैं x नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं x। सो अब जैसे मैंने बोला कि ये 45 तो दोनों साइड सेम है, तो जैसे ये एंगल 45 है और ये साइड कितना हुआ x+2, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा x+2। ये x+2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा x+2। अब छोटा अंदर का ट्रायंगल देखते, COA, COA, ये वाला ट्रायंगल देखते। अब ये वाला ट्रायंगल का क्या सीन होगा, देखो भाई, मुझे x पता है, मुझे x+2 पता है, मुझे x पता है, मुझे x+2 पता है। मतलब थोड़ा अकल लगाओ, अगर ये एंगल के लिए ये वाला साइड कौन सा हो गया अपोजिट, ये वाला साइड कौन सा हो गया एडजेसेंट।
सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुनः सुना है या पढ़ा है? यस, पता है मैं, कौन सा? tan थीटा। tan थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे अगर मुझे tan लगाना ही है तो मैं क्या करूंगा? tan लगाऊंगा 30 डिग्री को। सो इट विल बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड कौन सी है? सॉरी, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए, माय बैड, tan 30 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है? x अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है? x प्लस 2। ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। ये x प्लस 2 को ऊपर भेज दो, √3 को ऊपर भेज दो। सो x प्लस 2 इंटू 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू √3x। अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो, ये x को मैं उधर लेके जा रहा हूं, राइट? सो 2 इज इक्वल टू √3x माइनस x। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इधर से और इधर से कॉमन क्या निकलेगा? x, राइट? सो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, बचा क्या? √3 माइनस 1। अब x को ऐसे रखना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो √3 माइनस इसको नीचे भेज दो। सो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, लिखो यहाँ पे x बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है? 2 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई तो नीचे आके, सो x इज इक्वल टू √3 माइनस 1, 2 अपॉन √3 माइनस 1, दैट इज माय वैल्यू। और पूछा गया हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट ऑफ द हिल क्या होगा? x प्लस 2। हाइट ऑफ द हिल क्या होगा? x प्लस 2। x की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द एंगल ऑफ 2 consecutive kilometers of 2 consecutive kilometers tolls, है ना? इधर वर्ड्स का कुछ तो झोल है, बट क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स से क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो कैसे सॉल्व होता, समझ में आया? दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, राइट? ऑलराइट, फाइन। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन आया तो आएगा एसपीआई में, बट अब सर यही क्वेश्चन हम करने वाले क्या ना? अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जब अब नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल फॉर एसपीआई। एसपीआई का फेमस होता है, एसपीआई का फेवरेट होता है, इसलिए मैं 4th चैप्टर में सब पे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे पहले चैप्टर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस पर भी मैं क्वेश्चन होंगे। सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। थर्ड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। ऑलराइट, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।